हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल वर्ड्स। आज हम लोग आईपीसी एक्ट 45 ऑफ 1860 दैट इज इंडियन पिनल कोड को के आज बेसिक पार्ट्स को एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा बेसिक होगा 4 इसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ क्राइम जो कि हैं, और थोड़ा सा माइन्यूट सा टचिंग ओवरव्यू होगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। तो आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पहला है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ये आईपीसी जो है सो पनिशमेंट्स के रिगार्डिंग बेसिकली डील करती है, तो क्राइम्स के रिगार्डिंग बेसिकली होती है। तो हम लोग आज इसके एक एसेंशियल टॉपिक जो है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, पहले देयर आर 4 एलिमेंट्स विच आर नेसेसरी टू बी प्रेजेंट इन एनी क्राइम। मतलब किसी भी अपराध में ये 4 एलिमेंट का होना बहुत ही जरूरी होता है उस क्राइम को फुलफिल सक्सीड होने में, या उस पर जो केस या जो भी चल रहे उसको फुलफिल होने पे। तो 4 बेसिक एलिमेंट है। सबसे पहला एलिमेंट 1 ह्यूमन बीइंग, एलिमेंट 2 मेंस रिया, एलिमेंट 3 एक्टस रियस, और एलिमेंट 4 इंजरी। तो पहला जो हमारा है ह्यूमन बीइंग, ये तो जैसे कि सिंपल सी बात है। पहले जब आईपीसी नहीं था, थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड लिखते हैं ह्यूमन बीइंग का। जब आईपीसी नहीं था तो क्या होता था कि जो मान लीजिए अगर कोई पनिशमेंट, कोई क्राइम अगर एनिमल से होता है तो उसके मालिक, मतलब उस मालिक को नहीं, उसके एनिमल को ही पनिशमेंट किया जाता है। मान लीजिए अगर आईपीसी की यानी 1860 से पहले अगर कोई क्राइम हुआ, मान लीजिए किसी कुत्ते ने किसी को काट लिया, तो कुत्ते के ऑनर यानी उस डॉग के ऑनर को कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, बट उस डॉग को पनिशमेंट मिलेगी। बट 1860 जब ये एक्ट आ गया इंडियन पिनल कोड, तब क्या हुआ कि जो डॉग का ओनर है उसको लायबिलिटी दी गई कि भाई वो तुम्हारा डॉग है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसके सारे चीज का रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो गए। तो 1860 के बाद हुआ कि ह्यूमन बींग्स आर टू बी लाइबल एंड शुड बी कमिट द क्राइम। तो जो ह्यूमन बींग्स है वो दो, अब हमारा जो आईपीसी है वो मतलब जो इंडियन कानून, जो इंडियन लॉ है उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग है। पहला आर्टिफिशियल और दूसरा जुडिशियल। अब आर्टिफिशियल और जुडिशियल में आपका एआईज आ जाते हैं, कंपनीज आते हैं, क्योंकि कंपनी भी कहीं कहीं पे वर्क करते किसी किसी, जैसे फंडामेंटल राइट्स का जो आप एग्जांपल ले सकते हैं। कभी कभी आप किसी एसोसिएशंस के केसेस भी आप देखते होंगे, तो वो आर्टिफिशियल हो गया। और जुडिशियल पर्सन जो एक इंसान है, अ पर्सन टर्म पर्टिकुलर सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है। ठीक है, तो हम लोग पर्टिकुलर एक एक टर्म को डिफाइन नहीं करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसको शॉर्ट एंड सिंपल करने के लिए सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी में पर्सन को डिफाइन किया गया। दूसरा एलिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वास्ट एलिमेंट है, मेंस रिया, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द आईपीसी। किसी भी एक्ट को करने के लिए गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है। मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड। कोई भी अगर एक्ट हो रहा है तो वहां पे गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है। विदाउट गिल्टी माइंड यू कांट प्रूव एनीथिंग, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव द गिल्टी माइंड। बट ऐसा नहीं कि हर क्राइम में गिल्टी माइंड यानी मेंस रिया को प्रूव करना ही पड़ता है। कहीं कहीं पे इसके एक्सेप्शंस भी है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा, मेंस रिया डायरेक्टली आईपीसी में कहीं भी यूज नहीं है, मतलब किसी भी एक्ट के अंदर, किसी भी सेक्शंस के अंदर ये डायरेक्टली मेंशंस नहीं है कि यहां पे मेंस रिया है, यहां पे वो डिफरेंट टर्म्स में यूज किया गया है। हर सेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के थ्रू यूज किया गया, जैसे फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, नोइंगली, विलफुल्ली, फ्रॉडुलेंटली, ये सब कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आईपीसी में यूज किए गए हैं। दूसरा जो था कि मेंस रिया हर एक्ट में होता है लेकिन कुछ में नहीं होता है, जैसे कि रेप केसेस में, सेडिशन के केसेस में, जब आप वॉर करने के लिए सोच रहे हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उन सब केसेस में आपका मेंस रिया नहीं देखा जाएगा कि भैया तुम ये क्यों करना चाह रहे थे, तुम्हारा गिल्टी माइंड था कि नहीं था। वहां नहीं, आप वो क्राइम कमिट किए हो
दैट्स इट, वहां आपका गिल्टी माइंड को प्रूव करना कोई जरूरी नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में गिल्टी माइंड प्रूव करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये बेसिकली मेंस रिया जो है से दो टाइप से अप्लाई होता है पूरे बेयर एक्ट में, वाइल डिफाइनिंग द ऑफेंस, और दूसरा चैप्टर 4 जो आईपीसी का जनरल एक्सेप्शंस में, वहां पर मेंस रिया का भी यूज होता है, जो जनरल 4 आपका सेक्शन 176 टू 106 तक है। अब जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं मेंस रिया के जो यूज हुए पड़े हैं पूरे आईपीसी के अंदर, जैसे कि फ्रॉडुलेंटली सेक्शन 25 में, डिसऑनेस्टली सेक्शन 24 में, वॉल्यूंटरीली सेक्शन 39 में, ये सब कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कि किसी भी इंसान के मेंटल एलिमेंट को डिस्क्राइब करती है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं फ्रॉडुलेंटली का, ये आपको प्रॉपर इसका डिफिनेशन आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेगा फ्रॉड का। तो फ्रॉडुलेंटली बेसिकली आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, अब फ्रॉड क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये सब आपके मेंटल एलिमेंट्स है। क्यों, काहे, इसका रिजल्ट क्या है, ये सब आपके मेंटल एलिमेंट्स, इसलिए ये सब टर्म्स है जो कि बेयर एक्ट में यूज किए, मतलब एक्ट में यूज किए गए इंडियन पिनल कोड के डायरेक्टली, ये सब वर्ड है, लेकिन मेंस रिया डायरेक्टली कहीं पे नहीं है पूरे इंडियन पिनल कोड में। ठीक है। डिसऑनेस्टली भी सेम तरह से कि आप किसी को धोखा देना चाह रहे हो, वॉल्यूंटरीली मतलब मन कर रहा था भैया हम उसको धोखा दे दे, मतलब यही सब है। अब मेंस रिया भाई तो बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन इसको आप यूज भी कर सकते हो एज अ डिफेंस, लेकिन ये बहुत ही हार्ड होता है भाई इसका यूज करना, क्योंकि अगर आप ये कमिट करते हो, बेसिकली जब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है मेरे क्लाइंट ने इसको किया है लेकिन इसके कारण ये था, तो आपको वो लेकिन प्रूफ करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कर पाए तब तो आपका क्लाइंट गया, खत्म कहानी उसकी। अब ये किस किस तरह से हम लोग मेंस रिया को यूज कर सकते हैं, अनसाउंडनेस माइंड। अब आदमी पागल है भाई, वो क्या ही उसके पास दिमाग है। इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन, मतलब मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं पीता हूं, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने पिला डाली और मुझसे ये हो गया जबरदस्ती। यहां पर आपका 1% का भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, 1% का 0.1% भी नहीं होना चाहिए। माइनर्स वो तो भाई क्राइम कर ही नहीं सकते, हमारा कानून पहले से माइंड के चला हुआ है, उनके लिए बहुत अलग अलग सेक्शन है, जुवेनाइल जस्टिस के सब अलग अलग चलते हैं। वर्किंग इन गुड फेथ, ये भी आप एक्सेप्शंस में ले सकते हो। बाउंड बाय देयर ऑक्यूपेशंस, मिस्टेक बाय फैक्ट, मिस्टेक बाय फैक्ट इसलिए क्योंकि ये अलाउ है, बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो ऑफेंस इन इंडिया, सॉरी। बाउंड बाय देयर ऑक्यूपेशन, अब पुलिस वाला का एग्जांपल ले लेते हैं भाई, वो किसी को अरेस्ट करने गया, अब वो उधर से पत्थर मारने लगा तो इन्होंने गोली चला दी, ऑक्यूपेशन क्या ही कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस। वर्किंग इन गुड फेथ, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी किसी गाय को स्लड, मतलब वो जो किसी भी बुचर्स के पास से लेकर के भाग गया, गुड फेथ में भागा, अलग बात है, वो अलग तरह से डील होगा, आईपीसी में भी डील होगा थेफ्ट के तहत, तो वो अलग मैटर है, बट ये गुड फेथ में भी हो गया। यहां पर भी आप एक्सक्यूज ले सकते हो, भाई मेरा मेंटल एलिमेंट खराब नहीं था, मेरा माइंड गिल्टी नहीं था, मैं गुड फेथ में करना चाह रहा था। माइनर बच्चे का तो बच्चा ही है भाई, उसका क्या ही बोल सकते हैं, इतनी तो हमें भी नहीं छूट मिलती है। अब ये जो मेंस रिया है, ये बेयर एक्ट में पूरी तरह से यूज किया गया, लेकिन इसकी कुछ डिग्री है। जैसे कि आप जैसे डिसऑनेस्टली आप लेना, मतलब डिसऑनेस्टली बोल रहा, सॉरी, वॉल्यूंटरी लेना चाह रहे हो, तो आप मान लीजिए आपका गुड फेथ भी हो सकता है, जैसे वो गुड फेथ का एक्सेप्शन हो केस का, गुड फेथ का आपने काम गुड फेथ में किया, लेकिन मीन्स अलग हो सकते हैं, तो वो सब आते हैं। तो मेंस रिया के कुछ डिग्री बांधे हुए कि भैया अगर आप इस डिग्री के मेंस रिया किए हो तो भैया आपको थोड़ा हार्श जाएगा, इस डिग्री के किए हो तो थोड़ा कम होगा, इससे जाओगे तो थोड़ा सा कम होगा। तो इसको बेसिकली 5 पार्ट में बांटा गया। पहला नेग्लिजेंस, जब आपको फैक्ट के बारे में पता नहीं है, उसके सर्कमस्टांस के बारे में पता नहीं है, बट मिस्टेकनली आपसे वो गलती हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ए एक पर्सन है, वो बी के लिए काम करता है। ए का काम था कि बी के लिए एक गुड्स आया हुआ था शिपयार्ड पे, तो उसको वहां से उठा करके फैक्ट्री में लाना था, बट इन द गुड फेथ फैक्ट्री के जगह वो कहीं बगल में रख दिया, बट ये गुड फेथ में था, लेकिन नेग्लिजेंस भी था
क्योंकि उसने ओनर को नहीं बताया, तो ये नेग्लिजेंस। तो यहां पर वो गुड फेथ में भी काम किया था, तो ये एक हो सकता है। रेकलेसनेस, लापरवाही, जो अभी एग्जांपल दिया वो भी उसका परफेक्ट एग्जांपल है। लेकिन यहां पर क्या था, रेकलेसनेस, उन्होंने फोन भी नहीं किया, किसी को नहीं बताया, 1-2 दिन के लिए छुट्टी मार ली, ये भाई पूरी तरह से आपकी लापरवाही है। रिलीजन टू बिलीव, ये थोड़ा सा होता है कि मुझे लगा, भैया आपके लगने से नहीं ना होगा, कानून को भी लगना चाहिए और सामने वाले बंदे को भी लगना चाहिए। उसके बाद नॉलेज, आपको नॉलेज भी है कि आप जो कर रहे हो उसका क्या इंपैक्ट है, क्या रिजल्ट है, तब तो थोड़ा सा ऊपर ही जाओगे भैया। फाइनली इंटेंशन, इसमें आपका सब चीज इंक्लूड होता है। नॉलेज भी है आपको, आप ना ही मतलब क्या ही बोल सकते हैं, आप पूरा मन ही बना के रखे हो कि आज इसकी खत्म कर देना है इसका कहानी। तो यहां पर मेंसरिया एक्सट्रीम लेवल पे, ये इंटेंशन वाला जो एक्सट्रीम लेवल के केसेस होते हैं, मर्डर वर्डर के, वहां पे ये बेसिकली यूज होते हैं। तो जो हमारा सबसे ग्राउंड लेवल का डिग्री है, ग्राउंड लेवल पे नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, रीजन टू बिलीव, नॉलेज और इंटेंशन, ये हमारा लेवल रहेगा। उसके बाद जो एक्सेप्शंस की बात की गई थी कि कहां कहां पे मेंसरिया का अप्लाई नहीं होता है, कहां कहां पे लोग इसके एक्सक्यूजेस ले सकते हैं, उसमें एक एक्सक्यूज आता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बेसिकली होता है कि आप कोई एक ऐसा एक्ट करते हो जिसके आपके एक्ट को करने या ना करने से बट आपके कारण किसी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन को प्रॉब्लम होती है। इसके बेसिक 3 एलिमेंट हो जो होना बहुत जरूरी है। पहला, डेंजरस सब्सटेंस, अब वो क्या है, वो फैक्ट टू फैक्ट, वो कंडीशन टू कंडीशन मैटर करता है। स्केप और नॉन नेचुरल यूज, ये 3 एलिमेंट होना बहुत जरूरी है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। इसका एक लैंडमार्क केस है रायल वर्सेस फिचर्स, ठीक है। केस के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल में नहीं करने वाला हूं, बट केस का नाम मैं इस पूरे बुक का एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में जो जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन सबको टॉपिक के साथ उसके नीचे केसेस का नाम मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सारे होने बहुत जरूरी है। अब ये क्या होता है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केसेस आपका एक्सेप्शनल के तौर पे आ जाता है कि भैया गलती से हो गई, तो इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को मेंसरिया के कैटेगरी में डालने की कोशिश करती है। जैसे कि प्लेंटिफ का फॉल्ट, मेरी कोई गलती नहीं, सामने वाला ही बंदा आया। जैसे कि किसी एग्जांपल लेते हैं, मेरे घर में कुत्ता है, डॉग है, मैंने बी अवेयर ऑफ डॉग लगा के रखा है पोस्टर, फिर भी एक बंदे ने गेट खोलकर के अंदर घुस गया कि क्या ही कर लेगा मेरा भैया, तो तुमको पता है कुत्ता है अंदर, फिर भी तुम जबरदस्ती घुस रहे हो यार। तो यहाँ प्लेंटिफ की फॉल्ट, एक्ट ऑफ गॉड, ये तो भाई क्या ही करे, भगवान ही चाहते थे। तो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, तीसरे ने कर डाला। मेरे घर में कुत्ता था, पिटबुल, सबसे डेंजरस कुत्ता उसको माना जाता है, किसी ने मेरे घर का गेट खोल दिया, बगल वाले को जाके काट लिया, मैंने नहीं किया था, थर्ड पार्टी ने किया था, ये भी एक्सेप्शंस आ जाते हैं। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है तुम्हारे कुत्ते के साथ दोस्ती करते हैं, ट्राई करते हैं, दोस्ती की जगह काट ली, कंसेंट था भैया को पहले ही बता दिए थे कि काट सकता है, पिटबुल है। ये सब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के आते हैं। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जो भी एक्सेप्शन सभी हम लोगों ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में पढ़ा ना, उनको भी हटा दो। उसके बाद जो एक्ट कमिट हुआ ना वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। यहां पर कुछ नहीं दोस्त, गलती हुई खत्म कहानी, तुम लायबल हो, कुछ नहीं, थर्ड पार्टी कंसल्ट, एक्ट ऑफ गॉड, सब कुछ नहीं, खत्म कहानी। एक्ट ऑफ गॉड शायद इसका एक्सेप्शन हो सकता है, बट मुझे कंप्लीट आइडिया नहीं है इस पर, बट शायद हो सकता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड एलिमेंट है मेंसरिया, आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, बट एक पूरे मेंसरिया को एक छोटे से ब्रीफ में करता हूं। मेंसरिया इज बेसिकली, मेंसरिया मतलब गिल्टी ऑफ माइंड। किसी भी एक्ट को कमिट करने के लिए उस आदमी का सोच बहुत जरूरी था कि उसने उस एक्ट को क्यों किया, उसका मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था। मोटिव इररिलेवेंट होता है इंटेंशन को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि वो कोर्ट में उसको कभी नहीं दिया जाता कि मोटिव बहुत पुराना, बहुत ही इररिलेवेंट हो सकता है, तो मोटिव को एकदम इररिलेवेंट होता है मेंसरिया को प्रूफ करने के लिए। और मेंसरिया हर एक एक्ट में यूज होता है, और ये डायरेक्टली कहीं भी पूरे बेयर एक्ट में नहीं है, ये डिफरेंट टर्म्स के थ्रू यूज हुई पड़ी है पूरे आईपीसी में। कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है इसमें जिसमें मेंसरिया आपको प्रूफ नहीं करने पड़ते हैं। फिर
कुछ कुछ ऐसे चीजें जहां पर आप मेंस रिया को एज ए डिफेंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे माइनर वाला, अनसाउंडनेस, इंटॉक्सिकेशन, ये सब कुछ कुछ है। उसके बाद स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी ये सब है आपका। तो ये था आपका मेंस रिया। उसके बाद आते हैं हम लोग एक्टस रियस पे। एक्टस रियस यानी ह्यूमन बींग आ गया, मेंस रिया आ गया। मतलब मैं आ गया, मैंने सोच के रखा था कि आज सी को मारूंगा, ये मेरा मेंस रिया तक का कमिट हो चुका है। अब मैंने गोली निकाली, यहां से एक्टस रियस चालू होता है। एक्टस रियस बहुत ही वाइड टर्म है, ये हर एक चीज पे डिपेंड करती है। गोली निकालना भी एक्टस रियस में आ सकता है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर पे चला जाएगा, तो वहां भी एक्टस रियस आपकी है, भले आप नहीं मार पाए, गोली कहीं और लग गई, ये एक्टस रियस में आ जाएगा। एक्ट कमिटेड मतलब अपने मेंस रिया को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना। ये आपका प्लेस, फैक्ट, टाइम, पर्सन, स्टेट ऑफ माइंड, पोजेशन, प्रिपरेशन, इन सब से हो सकती है एक्टस रियस। जैसे मैंने गोली बोली निकाली, वो प्रिपरेशन हो गया, अटेम्प्ट में चला जाएगा। प्लेस वाला सीन ले लो, क्रिमिनल ट्रसपास, ट्रसपास के जो केसेस आते हैं वो आपका प्लेस के रिगार्डिंग हो गया। टाइम के मार, रात को ट्रसपास, हाउस ब्रेकिंग वो अलग हो गया, ट्रसपास के बाद हाउस ब्रेकिंग एट नाइट वो अलग हो गया। फिर पर्सन, किडनैपिंग, एब्डक्शन, ये सब हो गया। फिर कंसेंट, रेप केसेस जैसे कि हो गया, रेप केसेस में कंसेंट डजंट मैटर, कंसेंट के साथ भी है, लेकिन रेप केस का अगर चार्ज लग गया तो खत्म कहानी भाई। स्टेट ऑफ माइंड कि भाई इसको क्या ही बोले, फॉर एग्जांपल इसको लेते स्टेट ऑफ माइंड, एक पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, हम उसको बोलते हैं भाई हम डॉक्टर हैं कि अब ऐसा है ना कि तुमको कैंसर हो गया, तुम 2 दिन से ज्यादा नहीं जियो। भाई क्या ही था, 2 दिन में वो हार्ट अटैक से मर गया। तो स्टेट ऑफ माइंड भी मैटर करता है। आपको पता है कि उस बंदे को बताने से वो मर जाएगा, तो आप क्यों बता रहे हो उसको, 2 दिन जीने तो दो बेचारा को। पोजीशन, स्टोलन प्रॉपर्टी, ये सब वाला। प्रिपरेशन, डकैती, अटेम्प्ट, ये सब। अटेम्प्ट नहीं आएगा, अटेम्प्ट से पहले। अब भाई एक अटेम्प्ट ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही मतलब थीन लाइन पे डिपेंडेंट है कि कब प्रिपरेशन अटेम्प्ट बन जाएगा। मैं प्रिपरेशन और अटेम्प्ट पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर सिर्फ प्रिपरेशन और कब प्रिपरेशन अटेम्प्ट के ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है अटेम्प्ट के, मतलब सॉरी, इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अटेम्प्ट, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, ये सब एक्सेप्शंस है। अटेम्प्ट आप एक्टस रियस में नहीं दे सकते। एक्टस रियस हो गया यानी एक्ट के आपका जो इंटेंशन, उसके प्रति आपका कोई एक्ट होना। अटेम्प्ट हो गया मतलब गोली चलाएं लेकिन लगा नहीं, तो भाई वो तो थोड़ा सा अलग हो गया, अटेम्प्ट हो गया। एक्टस रियस हो गया हाथ चला दिए, गोली चलाए, वो सब। उसके बाद चौथा एलिमेंट इंजरी। आदमी हूं मैं, मेरा इंटेंशन था सी को मारना, मैंने गोली निकाली, चला दी, उसके यहां से कान से लग के निकल गई। इंजरी डजंट मैटर कितना बड़ा है, छोटे से छोटे इंजरी के लिए क्राइम है, ठीक है। अब सेक्शन 44 इसको डिफाइन भी करता है इंजरी क्या है आईपीसी का। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपका इंजरी फिजिकल नहीं हो तो मेंटल भी नहीं हो सकता। इंजरी किसी भी तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी तरह से कमिट अगर हो रहा है तो वो लाइबल इंजरी के कैटेगरी में आ जाएगा, फोर्थ एलिमेंट ऑफ में कंसिडर किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है, बट एक थोड़ा सा हमको मुझे लगता है हौच पौच हो गया। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरे 4 एलिमेंट का। पहला, किसी भी एक्ट कमिट करने के लिए एक बंदे का होना बहुत जरूरी है। बंदे मतलब आदमी का होना बहुत जरूरी है। किसी भी एक्ट को करने के लिए उसका दिमाग, इंटेंशन, मेंटल, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। वो प्रूफ करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। और उस इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा, जिसके कारण एक्टस रियस हो जाए और जिसके कारण एक इंजरी हो जाए सामने वाले बंदे पर।
वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, किसी भी तरह से हो सकता है, इंजरी हो जानी चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा खत्म हो गया। मैं एक सेपरेट टॉपिक प्रिपरेशन कब अटेम्प्ट में बन जाता है, क्योंकि इस पे कुछ कुछ थ्योरीज है, उन सब पे भी डिस्कस करेंगे, तो वो एक अलग वीडियो मैं उन पे बना दूंगा। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही। थैंक यू।